आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्थान। मगध 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक बिहार के गया और पटना जिले के लगभग बराबर था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है। मगध महात्मा बुद्ध के समकालीन राजतंत्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली राजतंत्र था। पुराणों के अनुसार मगध का प्राचीन राजवंश बृहदत्त वंश था। इसमें बृहदत्त और जरासंध नामक दो प्रसिद्ध राजा हुए थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध का शासक बिंबिसार था। यह बिंबिसार कौन और किस वंश का था, इस पर मतभेद है। हमें इसके माता पिता का भी सही नाम ज्ञात नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार को सैन्य कहा गया है। इस आधार पर डॉक्टर भंडारकर का यह मानना है कि वह सेनापति पुष्यमित्र की भांति सेनानायक था और बाद में वहां के राजा को हराकर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। अर्थात डॉक्टर भंडारकर उसे हर्यक वंश का संस्थापक मानते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार वह 15 वर्ष की अल्प आयु में शासक बना था। इतनी छोटी उम्र में नए वंश की स्थापना करना संभवतः नहीं लगता है। बिंबिसार के पिता के नाम पर भी विद्वानों में मतैक्यता नहीं है। पुराणों में उसके पिता का नाम क्षेमजीत क्षेमित्रा मिलता है। तिब्बती ग्रंथों में उसका नाम महापद्म मिलता है। टर्नर महोदय के अनुसार उसके पिता का नाम भट्टिय था। कुछ भी हो, मगध पर बिंबिसार का शासन एक नए युग का आरंभ था। बिंबिसार ने मगध जनपद को एक साम्राज्य में परिणत करने का विचार और तदनुसार कार्य करना भी आरंभ किया था। साम्राज्य निर्माण के लिए यह आवश्यक था कि बिंबिसार अपनी शक्ति को सुसंगठित करे। इस समय मगध के पड़ोसी शक्तिशाली राज्यों कौशल, वत्स और अवंती की विस्तारवादी उग्र नीति से मगध को सुरक्षित रखना था, क्योंकि जब बिंबिसार मगध का शासक बना उस समय पटना, शाहाबाद और गया के भूभाग ही मगध के अंतर्गत सम्मिलित थे। दक्षिणी बिहार का पूर्वी भाग भी मगध में शामिल नहीं था। मगध की पुरानी राजधानी गिरिव्रज थी, जो बृहदत्तपुर के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तत्कालीन मगध राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित करने का कार्य बिंबिसार ने किया था। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा रखने वाला बिंबिसार एक कुशल सेनापति होने के साथ साथ एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। राज्यों के आपसी संघर्ष के उस युग में बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों की कूटनीति के द्वारा अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का निश्चय किया। उसने निम्न वैवाहिक संबंध जो थे वो स्थापित किए थे। उसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी के साथ विवाह किया। इस विवाह में उसे काशी का प्रदेश दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। इस वैवाहिक संबंध से मगध को कौशल जैसे शक्तिशाली राज्य की मित्रता प्राप्त हो गई थी और मगध के क्षेत्रफल में भी विस्तार हो गया था। इसी संदर्भ में बिंबिसार ने दूसरा विवाह लिच्छवियों के सरदार चेतक की पुत्री छलना के साथ किया था। इस वैवाहिक संबंध से बिंबिसार को तत्कालीन भारत की युद्ध प्रिय लिच्छवी जाति की मैत्री उपलब्ध हो गई थी। तीसरा विवाह उसने पंजाब स्थित भद्र जनपद की राजकन्या माद्री के साथ किया था। इसका भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। उपयुक्त विवाहों के अलावा कुछ अन्य वैवाहिक संबंधों की जानकारी भी मिलती है। बौद्ध साक्ष्यों से विदित होता है कि उसने क्षेमा नामक राजकन्या से भी विवाह किया था। क्षेमा बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। जैन साहित्य में उसकी एक अन्य रानी सुनंदा की भी जानकारी मिलती है, परंतु विद्वानों का यह मानना है कि सुनंदा और छलना एक ही स्त्री के दो नाम थे। इसी प्रकार माद्री और क्षेमा भी एक ही स्त्री के नाम थे। फिर भी
इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसने तत्कालीन अन्य राजवंशों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मगध के साम्राज्य विस्तार की दिशा में दूसरा कदम अंग राज्य की विजय था। अंग विजय बिंबिसार के शासनकाल की प्रमुख घटना है। जनश्रुतियों के अनुसार अंग और मगध के आपसी संबंध बहुत पहले से खराब थे और अंग नरेश ने बिंबिसार के पिता को पराजित किया था। अतः बिंबिसार ने अपने पिता की पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए अंग के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इस समय अंग पर ब्रह्मदत्त नामक राजा राज कर रहा था। युद्ध में ब्रह्मदत्त मारा गया, अंग की सेना परास्त हो गई और बिंबिसार ने अंग को मगध में सम्मिलित कर लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का उपराजा नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार बिंबिसार को मगध के राज्य में काशी और अंग को मिलाने का श्रेय जो था वो प्राप्त हो गया था। इस समय मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, जो कि एक पहाड़ी दुर्ग था और इसकी उत्तरी सीमा वज्जी संघ से मिलती थी। अतः मगध की राजधानी को हर समय लिच्छवियों के आक्रमण का भय बना रहता था। अतः बिंबिसार ने मगध के लिए एक नई राजधानी की बात सोची और उसने पहाड़ी की तलहटी में राजगृह नामक एक नई राजधानी बसाई। राजगृह वज्जी संघ की राज्य की सीमा से भी काफी दूर थी। बिंबिसार एक कुशल प्रशासक भी था। उसका शासन सुव्यवस्थित था। शासन प्रबंध के मामले में वह काफी कठोर था। वह अपने मंत्रियों और बड़े अधिकारियों पर कठिन अनुशासन और कड़ाई का व्यवहार किया करता था। राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा ही था, लेकिन प्रांतों और ग्रामों को स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। गांवों में ग्राम सभा ही शासन चलाया करती थी। गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रांतों का शासन उपराजाओं के हाथ में था। उपराजाओं की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी और उसे प्रांतीय शासन में काफी स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। शासन कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए अनेक महामात्य होते थे। सामान्यतः उच्च कुल के लोगों को इस पद पर नियुक्त किया जाता था। इनकी 3 श्रेणियां थी: सर्वातक, बोहारिक और सेनानायक। राज्य के सामान्य प्रशासनिक अधिकारियों को सर्वातक कहा जाता था, न्याय का कार्य करने वाले अधिकारियों को बोहारिक कहा जाता था और सेना का संचालन करने वाले अधिकारी को सेनानायक कहा जाता था। बिंबिसार का दंड विधान बड़ा कठोर था। कारावास के अतिरिक्त शारीरिक दंड भी दिए जाते थे, जिसमें अंग भंग, कोड़ा लगाना, जीभ खींचना, लोहे से दागना आदि। बिंबिसार ने अपने राज्य में विद्या और कला को भी प्रोत्साहन की नीति अपनाकर मगध को सभ्यता और संस्कृति का केंद्र भी बना दिया था। उस युग का प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक उसी के राज्याश्रय में रहता था। इसी प्रकार प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद भी उसके राज दरबार की शोभा था। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि बिंबिसार आरंभ में वैदिक धर्म का अनुयायी था, लेकिन जब महात्मा बुद्ध पहली बार राजगृह आए तो बिंबिसार उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, लेकिन उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था। किंतु कुछ समय बाद जब महात्मा बुद्ध पुनः मगध आए तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और जीवन पर्यंत बौद्ध धर्म के उत्थान में लगा रहा था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भी महात्मा बुद्ध की सेवा में नियुक्त कर दिया था। जबकि जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार जैन धर्म में आस्था रखता था। महावीर स्वामी का बिंबिसार से पारिवारिक संबंध भी था। बिंबिसार की रानी छलना रिश्ते में महावीर स्वामी की बहन लगती थी और संभवतः छलना के कारण ही बिंबिसार पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा था। बिंबिसार एक आदर्श भारतीय शासक की भांति अपने
राज्य में प्रचलित सभी धर्मों को समान रूप से आदर दिया करता था। उसका धार्मिक दृष्टिकोण जो था वह बहुत उदार था। बिंबिसार के अंतिम दिन बड़ी शोचनीय अवस्था में गुजरे थे। बिंबिसार को उसके पुत्र अजात शत्रु ने बंदी बना लिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अपने चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर अजात शत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया और थोड़े दिनों बाद उनका भोजन और पानी बंद करवा दिया। अतः कारागार में ही अन्न और जल के अभाव में बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी। जबकि जैन ग्रंथों के अनुसार अजात शत्रु ने जब अपने पिता को बंदी बनाया तब उसकी माता छलना ने उसे बताया कि उसके पिता उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं, अतः वह अपने पिता को मुक्त करने के लिए छैनी और हथौड़ा लेकर अपने पिता को मुक्त करने के लिए दौड़ा। बिंबिसार स्थिति को समझ नहीं सका और उसने जेल में ही आत्महत्या जो थी वो कर ली थी। बिंबिसार ने महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्ष शासन किया था, जबकि पुराणों के अनुसार उसने केवल 28 वर्ष तक शासन किया था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अजात शत्रु मगध का शासक बना था। अजात शत्रु की माता का क्या नाम था, इस प्रश्न पर मतभेद है। अधिकांश विद्वान उसे लिच्छवी रानी छलना का पुत्र बताते हैं। विदेह के शासक होने के कारण लिच्छवियों को वैदेही भी कहा जाता है और अजात शत्रु के लिए वैदेही पुत्र का प्रयोग किया गया है। जैन साहित्य भी इस कथन की पुष्टि जो है वो करता है। अजात शत्रु भी अपने पिता की भांति मगध के साम्राज्य का प्रसार करना चाहता था। इसके लिए उसे 3 राज्यों कौशल, वज्जी और अवंती के साथ युद्ध करने पड़े थे। सर्वप्रथम युद्ध उसे कौशल के साथ करना पड़ा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी रानी कौशला देवी भी शोक में मर गई थी। इस पर कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने अपनी बहन को दहेज में दिया हुआ काशी का प्रदेश पुनः ले लिया था। काशी के प्रश्न पर दोनों राज्यों में भयंकर संघर्ष छिड़ गया, जो काफी लंबे समय तक चलता रहा। अंत में दोनों पक्षों में सुलह हो गई। प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु के साथ कर दिया और काशी का प्रदेश पुनः अपनी पुत्री को दहेज में दे दिया था। इस प्रकार काशी पर मगध का स्थायी राज्य स्थापित हो गया था। अजात शत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के लिच्छवियों के साथ हुआ था। अजात शत्रु और लिच्छवियों के इस युद्ध के कारण भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार की लिच्छवी रानी छलना से 2 पुत्र हल और बेहल थे। बिंबिसार ने अपने इन दोनों पुत्रों को अपना प्रसिद्ध हाथी सचेतक और अपने बहुमूल्य रत्नों वाला हार दे रखा था। राजा बनते ही अजात शत्रु ने अपने इन सौतेले भाइयों से इन उपहारों को वापस मांगा, लेकिन हल और बेहल ने उपहारों को लौटाने से मना कर दिया और अपनी रक्षा के लिए भागकर अपने नाना चेतक के पास लिच्छवी चले गए थे। अति क्रोधित होकर अजात शत्रु ने लिच्छवियों के ऊपर आक्रमण कर दिया था। बौद्ध ग्रंथों में लिच्छवियों और मगध के बीच आक्रमण का एक दूसरा कारण बताया गया है। उनके अनुसार मगध और वज्जी के बीच में गंगा नदी बहती थी और वहां पर एक रत्नों की खान अनावृत हुई थी, जिस पर दोनों का समान रूप से अधिकार था। कुछ समय बाद लिच्छवियों ने करार तोड़ दिया था। इस बात पर अजात शत्रुओं ने लिच्छवियों के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इस समय लिच्छवी एक बहुत शक्तिशाली युद्ध प्रिय जाति के रूप में प्रसिद्ध थी और इसे हराना बहुत आसान नहीं था। अतः अजात शत्रु ने सैनिक शक्ति के साथ साथ कूटनीति का भी सहारा लिया। उसने अपने मंत्री वस्कर
को जो है लिच्छवी में फूट डालने के लिए भेजा, और जब लिच्छवी में फूट पड़ गई तब अजात शत्रु ने लिच्छवियों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया और उनका राज्य मगध के अंतर्गत मिला लिया गया था। अजात शत्रु के जीवन काल में मगध और अवंती के मध्य भी युद्ध का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु दोनों राज्यों के मध्य युद्ध की संभावना बढ़ गई थी, इसके प्रमाण अवश्य मिलते हैं। मंजिम निकाय ग्रंथ में उल्लेखित है कि अवंती राज चंड प्रद्योत ने के आक्रमण से मगध राज्य को बचाने के लिए अजात शत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। विद्वानों की मान्यता है कि तत्कालीन भारत में एक छत्र राजा की उपाधि के लिए दोनों में संघर्ष आवश्यक था, लेकिन इस संघर्ष से पूर्व ही अजात शत्रु की मृत्यु हो गई थी और अजात शत्रु के उत्तराधिकारियों को अवंती से निपटना पड़ा था। पुराणों के अनुसार अजात शत्रु ने 25 वर्ष शासन किया था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने 32 वर्ष शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अजात शत्रु को उसके पुत्र उदय ने मार डाला था, परंतु जायसवाल और अन्य विद्वान बौद्ध साहित्य के इस आरोप को नहीं मानते हैं। अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था, इस विषय में विद्वानों में मतैक्यता का अभाव है, क्योंकि जैन और बौद्ध ग्रंथ दोनों उसे अपने अपने धर्म का अनुयायी बताते हैं। जैन साहित्य के अनुसार अजात शत्रु पितृहंता नहीं था। अजात शत्रु अपने परिवारजनों के साथ महावीर से मिलने गया था और जैन साधु देवदत्त उसका परम मित्र था, जबकि बौद्ध मत के अनुसार अजात शत्रु महात्मा बुद्ध से मिला और उसने अपने पिता की हत्या का पश्चाताप किया था। अजात शत्रु ने राजगृह में बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके अलावा उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अजात शत्रु आरंभ में जैन धर्मानुयायी था, लेकिन बुद्ध से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अजात शत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदय शासक बना था। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है, लेकिन जायसवाल इसे सत्य नहीं मानते हैं, क्योंकि गार्गी संहिता में उदय को धर्मात्मा कहा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से इस मत की पुष्टि नहीं होती है। उदय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना राजधानी परिवर्तन है। उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक नए नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे अपनी नई राजधानी बनाया था। उदय जैन धर्म का अनुयायी था। उसने एक जैन चैत्यगृह का निर्माण भी करवाया था। उदय की मृत्यु छल कपट से हुई थी। उसके किसी शत्रु ने जैन साधु का वेश धारण करके धोखे से सोते हुए उदय की हत्या कर दी थी। पुराणों के अनुसार उसने 33 वर्ष राज्य किया था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने 16 वर्ष तक राज्य किया था। उदय की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना, यह विवादाग्रस्त है। पुराणों के अनुसार उदय की मृत्यु के बाद नंदी और महानंदी मगध के शासक बने, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक क्रमशः मगध के शासक बने थे। अधिकांश इतिहासकार बौद्ध सूची को ही सही मानते हैं। अनिरुद्ध और मुंड ने लगभग 8 वर्ष तक शासन किया था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक था, जो कि एक अयोग्य और निर्बल शासक था। अतः उसको उसके ही मंत्री शिशुनाग ने जनता के सहयोग से गद्दी से उतार दिया था और स्वयं शासक बन गया था और मगध में एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार मगध नरेश के शासनकाल में शिशुनाग संभवतः बनारस का वायसराय था।
14 ईसा पूर्व में शिशुनाग मगध का शासक बना। इसने गिरिव्रज को पुनः अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वैशाली के एक लिच्छवी राजा का पुत्र था, अतः उसे वैशाली से विशेष लगाव था, अतः उसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। शिशुनाग एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसके शासन की महत्वपूर्ण घटना अवंती का मगध में विलय था। इस समय अवंती का शासक अवंती वर्धन एक अयोग्य और निर्बल व्यक्ति था, अतः शिशुनाग ने उसे पराजित कर अवंती के ऊपर अधिकार कर लिया था। शिशुनाग ने 18 वर्ष तक राज्य किया। 396 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो गई थी। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया और इसके शासन काल के 10वें वर्ष में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसने 28 वर्ष तक शासन किया था और 368 ईसा पूर्व में नगर के बाहर कालाशोक की हत्या कर दी गई थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्रों ने 22 वर्ष तक सम्मिलित रूप से शासन किया। तत्पश्चात महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की थी।